नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। क्रिश्चियन मिशेल, जिसे भारत लाया गया था, बड़ी कामयाबी थी। अब उससे जो बातें सामने आ रही हैं उसमें आपको बता दें, आपको याद होगा कुछ नोटिंग्स थी इस तरह की इस मामले में, जिसमें एपी लिखा गया था, आरोप लगते थे। लेकिन अब सूत्रों के अनुसार इसकी तस्दीक हुई है कि इसका मतलब अहमद पटेल, कांग्रेस नेता अहमद पटेल। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में यह बड़ा खुलासा है। इसके साथ ही एक और अब्रिविएशन यूज किया गया था, FAM। अब बताया जा रहा है कि FAM यानी कि फैमिली। ये ईडी की चार्जशीट में ये सारी चीजें शामिल की गई हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ये अगस्ता वेस्टलैंड मामले से जुड़ी हुई। मुनीश पांडे इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुनीश, बताएं। श्वेता, इस मामले में आज क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है और चार्जशीट में ईडी के मुताबिक क्रिश्चियन मिशेल से जब पूछा गया कि एपी का मतलब क्या है और FAM का मतलब क्या है, तो क्रिश्चियन मिशेल ने जो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो जवाब दिया, उसमें एपी का मतलब अहमद पटेल बताया गया है और इसके अलावा फैम का मतलब फैमिली बताया गया है। तो चुनाव के पहले ये अपने आप में काफी बड़ा डेवलपमेंट है इस केस में। इसके पहले आपको याद होगा कि जब इटली में भारत की एजेंसी गई थी और वहां से कुछ डायरी वहां पे मिले थे और उसमें हिसाब दिया हुआ था कि 30 मिलियन यूरोज में से किसको कितने पैसे मिले थे। उस समय सबसे पहले जिक्र हुआ था कि एपी, जो कि एक पॉलिटिशियन है, और FAM, जो कि एक राजनीतिक परिवार है, इनको भी पैसे मिले थे अगस्ता वेस्टलैंड डील में। और आज ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एपी का मतलब अहमद पटेल और FAM का मतलब फैमिली है। अभी इस मामले में 6 तारीख को अगली सुनवाई है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि इसके पहले ईडी ने पहले ही दावा किया था कि मिसेस गांधी का नाम आ चुका है। कल उन्होंने दावा किया कि इसमें आरजी करके एक शख्स है जिनको कि 50 करोड़ रुपए 2004 से 2016 के बीच में मिले थे। और आज उन्होंने खुलासा किया हुआ है कि एपी का मतलब अहमद पटेल, जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं, और FAM का मतलब फैमिली है। जी, तो यानी हम ये समझें कि अगर ये चार्जशीट आज दाखिल हो गई है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में, इस समय में ऐसा हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से अनुमति मिले कि जैसे अहमद पटेल अगर एपी वो कह रहे हैं, तो क्या पूछताछ संभव भी है? जी बिल्कुल। इस मामले में मेरी कुछ अधिकारियों से भी बात हुई है और उनका कहना है कि जो क्रिश्चियन मिशेल ने कहा हुआ है उन तथ्यों को जांचा जाएगा, और अगर लगता है तो इसमें जितने लोगों के नाम सामने आए हुए हैं सबको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो काफी मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों में जिनके भी नाम सामने आए हुए हैं, एपी यानी कि अहमद पटेल या बाकी जो लोग भी इससे संबंधित हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। कहीं ना कहीं कई सालों से कयास लगाए जा रहे थे। विधानसभा चुनाव के पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाएं की थी, तो उसमें भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हुए थे। सोनिया गांधी का भी नाम दिया हुआ था और ईडी का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से स्वतंत्र जांच की थी और इस जांच के दौरान जो कुछ तथ्य सामने आए हैं वही कोर्ट के सामने पेश किया गया है। और क्रिश्चियन मिशेल ने खुद पूछताछ के दौरान इस बात को कबूला है कि एपी का मतलब कोई और नहीं अहमद पटेल है और फैम का मतलब फैमिली है। और इसके अलावा 2 जो बड़े नाम चार्जशीट में लिखे हुए हैं, उसमें से एक जो बड़ा नाम है वो मिसेस गांधी का है। इस मिसेस गांधी को लेकर भी काफी कयास लगाए जा रहे थे। ईडी ने जो चार्जशीट में लिखा हुआ है उसके मुताबिक एक पत्र लिखा हुआ था क्रिश्चियन मिशेल ने अगुस्ता वेस्टलैंड के CEO को, और उसमें लिखा हुआ था कि मिसेस गांधी, जो कि एक इटालियन लेडी हैं और उनके बेटे आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव बनाया गया है और कुल मिलाकर अगस्ता वेस्टलैंड की डील जो है वो जल्द ही फाइनल हो जाएगी। इसके एवज में 58 मिलियन यूरोज उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जिसमें से 37 मिलियन यूरोज ईडी के मुताबिक जो राजनेता है यहाँ पर हिंदुस्तान में, उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स थे और डिफेंस ऑफिशियल थे, एयरफोर्स के ऑफिशियल थे, उनको रिश्वत दी गई थी। और उसी की जांच के दौरान क्रिश्चियन मिशेल को 4 दिसंबर को एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया था। उसके बाद में जो पूछताछ सामने आई है, अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। और साफ तौर पे ईडी का कहना है कि अभी जो खुलासा है उनका कि 2 बड़े जो नाम इसमें सामने आए हैं वो एक मिसेस गांधी और एक अहमद पटेल।
जी, चूंकि ये सारी चीजें जो पूछताछ में निकली, अब अब्रिविएशन का क्या विस्तार हो सकता है, पहले से कांग्रेस की तरफ से लगातार इनकार किया गया था इस चीज को लेकर, लेकिन अभी भी चार्जशीट है, उसमें दावा किया गया है, अब न्यायालय के सामने है। अब कोर्ट का रुख क्या होता है, ये बहुत हद तक मुनीश ये तय करेगा कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में किस तरीके से प्रधानमंत्री को घसीट सके, चौकीदार को चोर बोलकर उस नारे में जोड़कर, उसके लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा अगर आगे इस मामले में पूछताछ की इजाजत दी जाती है या इस मामले में कोई मेरिट पाया जाता है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा झटका होगा और खासकर के चुनाव के पहले ये सब कुछ हो रहा है, तो इसको लेकर काफी ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जहां तक कोर्ट का सवाल है, चार्जशीट को फाइल कर दिया गया है, इसमें 3 नए आरोपियों के नाम है, तो कोर्ट का कहना है कि वो 6 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई करेंगे। ईडी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि वो अहमद पटेल को बुलाना चाहते हैं कि नहीं बुलाना चाहते हैं। अगर अहमद पटेल को बुलाया जाता है तो उनके पास न्यायालय यानी कि कोर्ट में जाने का उनके पास में ऑप्शन होगा, वो जा सकते हैं कोर्ट में। लेकिन ईडी सूत्रों की माने तो इस मामले में, क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल इस मामले में आरोपी है, वो बिचौलिया रह चुका है, उसके अकाउंट में 33 मिलियन यूरोज आए हुए थे, तो इस मामले में अगर वो किसी का नाम लेता है तो उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और काफी संभव है कि अहमद पटेल को बुलाया जा सकता है। ये कुछ ही दिनों में हो सकता है और इसीलिए जो आगे आने वाले इलेक्शन है उसको लेकर ये काफी बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है। और इसी के क्रम में आरजी, एक और नाम मेंशन किया गया है, सुशील गुप्ता एक आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया, उसने उसकी डायरी और पेनड्राइव में एक नाम सामने आया, आरजी। अब उसने कहा हुआ है कि रजत गुप्ता है, लेकिन ईडी का कहना है कि आरजी रजत गुप्ता नहीं बल्कि कोई और है। और राजनीतिक गलियारों में आरजी का मतलब क्या होता है ये कई लोगों को पता है, बहुत सारे इसके कयास लगाए जा सकते हैं। तो न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन ईडी का कहना है कि वो आगे आने वाले समय में लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। और अगर अहमद पटेल को बुलाया जाता है तो इस मामले में कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जी, तो ये सारे नाम एक सिलसिलेवार बता रहे हैं जो मुनीश, FAM मतलब फैमिली, एक मिसेस गांधी का जिक्र, आरजी का जिक्र और AP यानी अहमद पटेल, ये बातें चार्जशीट में दायर की गई हैं। लेकिन मुनीश, जो पैसे के लेन देन की बात हो रही है, जो उस रकम की बात हो रही है, उस लिहाज से क्या कुछ पुख्ता ऐसा है चार्जशीट में कि सवाल जवाब का दौर तो चलेगा लेकिन ये मामला कम से कम सुलझने के करीब हम समझ सके? जी, यही सबसे बड़ा पेच है इस मामले में और पिछले कई साल हो चुके हैं इस मामले की जांच करते हुए, लेकिन पैसे क्रिश्चियन मिशेल के अकाउंट में आए 37 मिलियन यूरोज, लेकिन वो पैसे राजनेताओं को पहुंचे, डिफेंस ऑफिशियल्स को पहुंचे, एयरफोर्स ऑफिशियल्स को पहुंचे। पैसे कैसे पहुंचे और कितने पहुंचे, इस पेज को आज तक जो प्रवर्तन निदेशालय है वो सुलझा नहीं पाया है। उनका कहना है कि इस मामले में अब राजीव सक्सेना, जिसकी कई कंपनियां थी, जिसके जरिए जो पैसा इधर से उधर घुमाया गया था, वो इस मामले में अक्टूबर बन गया है। उसके जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अपने स्टेटमेंट में उसने कई राजनेताओं का नाम भी लिया हुआ है, लेकिन अभी कोर्ट की बंदिश है, इसके लिए ईडी जो है वो उस नाम को उजागर खुले तौर पे नहीं कर पा रही है। तो ईडी का कहना है कि अब कुल मिलाकर वो इस मामले को सुलझा लेंगे, क्योंकि इस मामले में जो आरोपी था, जो कि अब अक्टूबर बन चुका है, उसने अपना बयान दे दिया है, उसने बता दिया है कि कितने पैसे किस किस को दिए गए थे। क्योंकि जो पैसे थे कम से कम 18 ऐसे देश थे जिनके जहां पर अकाउंट खोले गए थे, बैंक अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे डाले गए थे। उसके अलावा हवाला ऑपरेटर्स थे, हवाला ऑपरेटर्स ने कैश के जरिए पैसों को पहुंचाया हुआ था। तो ईडी का कहना है कि उनके पास कुछ सबूत है, लेकिन जो आपने सवाल पूछा ये सबसे अहम कड़ी है इस पूरे मामले की। और फिलहाल के तौर पर ईडी ये बता पाने में नाकामयाब है कि कितने पैसे किसको मिले। अगर राजनेता उसमें शामिल हैं तो राजनेताओं को कितने पैसे दिए गए, किस नेता के अकाउंट में कितने पैसे और कैसे पहुंचे थे, इस मामले को अभी तक सुलझाया नहीं गया है। लेकिन ईडी का कहना है कि राजीव सक्सेना के बयान के बाद में इस मामले को काफी हद तक सुलझा लिया गया है और आगे आने वाले समय में वो इस बात का खुलासा करें। लेकिन अगर हम कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जाएं और आज चार्जशीट दाखिल होने की बात, तो बहुत संक्षेप में एक लाइन में चाहूंगी मुनीश कि कार्रवाई अगर शुरू हो सकती है तो कब तक, कितनी जल्दी? जी, ये कार्रवाई 6 तारीख के बाद किसी भी वक्त मुमकिन है। अगर ईडी को बुलाना है पूछताछ के लिए तो किसी भी वक्त बुला सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता ये सारी जानकारी हमें दे रहे थे कि अब तक एक गुत्थी सी उलझी हुई थी। क्रिश्चियन मिशेल का इंतजार इसीलिए किया जा रहा था, किसी तरीके से उसे हिंदुस्तान लाया जाए और उसके बाद वो उगले वो सारे राज।
तो अभी जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें जो अहम चीजें हैं वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं आम चुनावों से पहले। लेकिन अभी देखना है कि चार्जशीट दायर की गई है, न्यायालय का रुख क्या होता है। फिलहाल के लिए अहमद पटेल AP, उसका विस्तार बताया गया है FAM मतलब फैमिली, लेकिन RG और मिसेस गांधी को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट चीज नहीं बताई गई है। बहरहाल खबरदार में अब हम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वायनाड गेम प्लान का विश्लेषण करेंगे कि आखिर केरल की वायनाड सीट ही चुनने के पीछे असली वजह क्या है। क्या राहुल गांधी एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं? लेकिन इन सवालों के विश्लेषण से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बात, क्योंकि टिकट कटने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने ब्लॉग के जरिए कुछ ऐसा कहा जिसके अपने अपने मतलब निकाले जा रहे हैं। आडवाणी की बातों के मायने निकालने में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोधी सबसे आगे रहे, क्योंकि इसमें उन्हें PM मोदी पर हमला करने का मौका दिख रहा था। लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने भी लालकृष्ण आडवाणी की बातों को अपने हिसाब से बताने में कोई देर नहीं लगाई। वैसे लालकृष्ण आडवाणी को लेकर बीजेपी और उनके राजनीतिक विरोधियों के बीच ये हमले नए नहीं हैं। ये कहानी 5 साल से चल रही है, जब से बीजेपी में मोदी युग आया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी ने ब्लॉग के जरिए क्या लिखा, जिसमें बीजेपी के लिए काफी नसीहतें रही। आडवाणी ने गांधीनगर की जनता का आभार जताया, जिन्होंने 1991 से 6 बार उन्हें सांसद चुना। उन्होंने लिखा कि 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना दिवस है, इसीलिए ये बीजेपी को अतीत में देखने, भविष्य की ओर देखने और खुद के अंदर झांकने का मौका है। उन्होंने जनसंघ के दिनों से लेकर बीजेपी में अब तक की राजनीतिक यात्रा को याद किया और यह बताया कि दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। इसी में उन्होंने लिखा कि उनका हमेशा सिद्धांत रहा कि देश पहले, उसके बाद पार्टी और आखिर में खुद के बारे में सोचना। पार्टी को एक तरह से नसीहत भी दी कि बीजेपी ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन नहीं माना। राष्ट्रवाद की बात पर उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने कभी भी असहमति जताने वालों को राष्ट्र विरोधी नहीं बताया है। अब आडवाणी की इन बातों को विपक्ष के नेताओं ने पकड़ लिया। राहुल गांधी ने PM मोदी पर हमला करते हुए कहा कि PM ने अपने गुरु के साथ क्या किया, क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है? ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भी कहा कि सभी विपक्ष के नेता जो आवाज उठाते हैं उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। आडवाणी के बयान का वो स्वागत करती हैं, लेकिन PM ने भी देर नहीं लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि आडवाणी जी ने बीजेपी का पूरा सार बता दिया, पहले देश, फिर पार्टी और आखिर में खुद के बारे में सोचना। विरोधी कुछ भी कहते रहे, लेकिन बीजेपी इस बात पर अड़ी है कि उसने 75 की उम्र पार करने वाले नेताओं को टिकट न देने की नीति पर इस बार सख्ती से पालन किया है। 91 साल के आडवाणी को इसी वजह से टिकट नहीं दिया गया। इसमें मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, कलराज मिश्र, BC खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी जैसे नेताओं का नाम शामिल है। आडवाणी की गांधीनगर सीट से इस बार खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अभी हाल में अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें NDA के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। हमने लालकृष्ण आडवाणी को लेकर कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी सवाल पूछा था। उन्होंने क्या कहा था वो हम आपको सुनाते हैं। नितिन जी, एक सवाल ये उठता है कि आडवाणी जी को टिकट काट करके अमित शाह को दिया गया है, तो ये माना जाए कि अब आडवाणी युग खत्म हो गया है। पहले वाजपेयी आडवाणी का युग हुआ करता था, आडवाणी जी, जोशी जी बचे थे उस युग के जो अटल जी के साथ के थे। तो आपको लगता है क्या वजह क्या रही उनका टिकट काटने? क्या उनको कंसल्ट किया गया था, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इस बात की जानकारी दी गई थी? ये पहली बात तो ऐसी है कि अटल जी, आडवाणी जी हमारे पार्टी के संस्थापक हैं। टिकट उनको देने से न देने से ये अलग बात है। पहली बात तो ये है कि उनका विचार, उनका नेतृत्व पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आज सभी लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। रही बात ऐसी है कि अलग अलग विषयों पर कभी उम्र की भी बात है, सब बातों पर पार्टी ने ये निर्णय किया है और ये निर्णय करने के बाद पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय, इसके ऊपर इससे ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। पर आडवाणी जी के बारे में पार्टी पूरी तरह सम्मान रखती है, उनका आदर करती है और आडवाणी जी और उनके विचार, उनका व्यक्तित्व, नेतृत्व कल भी हमारे प्रेरणा स्रोत रहेगा था और आगे भी रहेगा। यही उनके बारे में हम सबकी भूमिका है। खबरदार में अब बात राहुल गांधी की, जिन्होंने आज वायनाड में कांग्रेस के पावर शो के साथ नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन बीजेपी ने वायनाड के बहाने राहुल गांधी को घेरा है, जिसमें अमेठी में हार के डर की बात और वायनाड के जरिए ध्रुवीकरण की बात बीजेपी प्रमुखता से उठा रही है। इसके जवाब में कांग्रेस का यही कहना है
कि ये उनका मिशन दक्षिण का प्लान है, जिसका अमेठी की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वायनाड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये राजनीतिक लड़ाई किस तरह चल रही है, देखिए। आज के सीन के बारे में महीने भर पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि राहुल गांधी किसी दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और वो जगह भी ऐसी कि जिसका नाम भी केरल से बाहर के बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा। अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और वायनाड के लोगों के लिए ये लम्हा इस वक्त बहुत बड़ा है। राहुल का नामांकन और रोड शो से शक्ति प्रदर्शन, वायनाड के बहाने कांग्रेस ने केरल में अपना माहौल बना लिया। लेकिन इधर उनकी पुरानी सीट अमेठी में दिलचस्प टाइमिंग के साथ स्मृति ईरानी पहुंच गई, जो राहुल से दूसरी बार टक्कर ले रही है। आज लापता सांसद जी केरल गए हैं पर्चा दाखिल करने। उनसे कहना चाहती हूँ कि 15 साल आप खाद की एक रैक नहीं उतार पाए अमेठी में, अब जाकर केरल की जनता को छलते हो। बीजेपी पहले ही राहुल गांधी को अमेठी पर घेरती रही है। अचानक वायनाड के फैसले ने बीजेपी को सियासी बारूद दे दिया, जिसके बचाव में राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं कि वो तो वायनाड देश की एकता का संदेश देने आए हैं। देखिए, मेरा लक्ष्य मैसेज देने का था। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। लेकिन राहुल के वायनाड जाने के पीछे बीजेपी अमेठी का चुनावी डर बता रही है, और ये सवाल उठा रही है कि आखिर अचानक क्यों उत्तर से दक्षिण को जोड़ने की बात याद आई। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसलिए नॉर्थ से साउथ में पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये नॉर्थ से साउथ या इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये पहले नहीं इनको याद आया था कि वो पहले कर लेते। ये जो भाग रहा है, डरा हुआ है, वो उधर जा रहा है। जब सोनिया गांधी जी के ऊपर प्रश्न लगा हुआ था कि डरी हुई थी कि जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, तो बलारी भागी थी। उसके बाद क्यों नहीं आप गई? वो इंटरकनेक्शन बीच में क्यों छूट गया नॉर्थ और साउथ का? तो ये प्रश्न उठता है, जिसका भी जवाब देना है। बीजेपी वायनाड के बहाने राहुल को अमेठी पर नए सिरे से घेरने में जुट गई। इसी में कहा जा रहा है कि दक्षिण में जाकर वायनाड जैसी सीट ही क्यों चुनी, जिसे कांग्रेस की सेफ सीट माना जाता है। लेकिन 2 सीट वाली बात पर कांग्रेस 2014 में पीएम मोदी की सीटों की याद दिला रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यह जवाब क्यों नहीं दिया कि मोदी जी गुजरात छोड़कर क्यों भाग गए, वो बनारस क्यों गए? इसका मतलब गुजरात में स्थिति खराब थी। ये बात सही है कि 2 सीट से चुनाव लड़ने का मतलब चुनावी हार का डर नहीं कहा जा सकता। इसे वो चुनावी रणनीति भी माना जा सकता है, जिसे अक्सर बड़े नेता माहौल बनाने के लिए अपनाते रहे हैं। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के मामले को अलग बता रही है। Prime Minister contested from 2 seats in 2014. No, look, I think the Prime Minister was contesting for the first time for Lok Sabha. And therefore there is a big difference between the Prime Minister, Prime Minister Narendra Modi contesting for the first time in the Lok Sabha and saying that I will represent UP and Gujarat, and a man who was, and his family, who's represented Amethi for years and decades, running away from there and finding a seat in Kerala which is about as far away from UP as you can get, with absolutely no work or no public work that he has done in Kerala ever. And please remember, in Karnataka, when I stood for election, the Congress called me an outsider after 40 years in living in Bangalore and Karnataka. So this is the hypocrisy of the Congress of the worst kind. राहुल गांधी के वायनाड वाले फैसले पर बीजेपी का चौतरफा हमला है, और यह हमला सिर्फ अमेठी में हार का डर बताने भर का नहीं, इसमें केरल की राजनीति की बात भी बताई जा रही है, जहां पर कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पार्टनर है। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम लीग जो इस देश के विभाजन का कारण बनी थी, वही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भारत के प्रति
क्या व्यवहार है और भारत के प्रति उनकी क्या बदनीयती है, हम इसी में अनुमान लगा सकते हैं। वैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस की पुरानी पार्टनर है। वो केरल की राजनीति में कांग्रेस के यूडीएफ फ्रंट का मजबूत हिस्सा है, जिसका असर केरल के कई इलाकों में है, जिसमें एक वायनाड भी आता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया, उसके साथ राहुल गांधी नजर आ। देखिए, अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी इस बात को भी बड़े जोर से उठा रही है, जिसमें आरोप यही है कि वायनाड के बहाने ये कांग्रेस का ध्रुवीकरण की चुनावी राजनीति करने वाला दांव है। किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए, इसकी कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में कोशिश करती है और चुनाव के बाद भी कोशिश करती रही है। राहुल गांधी जी का जो सफर है अमेठी से लेकर के और वायनाड तक का, वो शुद्ध रूप से सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के है। वायनाड लोकसभा सीट में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का गणित बताकर बीजेपी ने पहले दिन से ही कांग्रेस को इसी बात पर घेरा था, जिसमें खुद पीएम मोदी भी पीछे नहीं रहे, जब उन्होंने हिंदू आतंक की थ्योरी को साजिश बताते हुए इसका कनेक्शन वायनाड जाकर राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से बता दिया था। भाग करके जहां मेजोरिटी माइनॉरिटी में है, वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। वायनाड से मौसमी सिंह और मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। वायनाड सीट को लेकर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात बहुत हो रही है। इसके गणित के बारे में बता देते हैं। वायनाड लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 वायनाड जिले की, 3 मल्लपुरम की और 1 सीट कोझिकोड की है। अगर लोकसभा इलाके को देखें तो यहां पर हिंदू आबादी 41%, मुस्लिम आबादी 48% और ईसाई आबादी 11% के करीब है। राहुल गांधी के वायनाड सीट चुनने पर एक राजनीतिक हमला इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लेकर भी हो रहा है, जिसकी बात आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की। ये पार्टी चर्चा में है, तो हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस की पुरानी चुनावी पार्टनर रही है, जिसने 2014 में मल्लपुरम और पुन्नानी लोकसभा सीट जीती थी। केरल में लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ के सामने वो कांग्रेस के यूडीएफ का हिस्सा है। इन्हीं 2 गठबंधनों के बीच केरल में सरकार बदलती रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने यूडीएफ को हराकर सरकार बनाई थी। इसमें कांग्रेस को नुकसान हुआ था, लेकिन उसकी सहयोगी मुस्लिम लीग की पकड़ बनी रही। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 22 और मुस्लिम लीग को 18 सीटें मिली थी। केरल में ऐसी सहयोगी पार्टियों की वजह से कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, इसीलिए वायनाड की सीट को राहुल गांधी के लिए सुरक्षित माना जा रहा है। वैसे राहुल गांधी ने वायनाड के जरिए अपने मिशन दक्षिण को भी साधा है। दक्षिण भारत में लोकसभा में कुल 130 सीटें हैं, जिसमें सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। कर्नाटक और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां से 2014 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। कांग्रेस की 44 सीटों में कर्नाटक से 9 और केरल से 8 सीटें आई थी। केरल में कांग्रेस के गठबंधन ने 20 में से 12 सीटें जीती थी, जिसमें कांग्रेस की 8, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 2 सीटें शामिल हैं। अब वायनाड में आज जो माहौल दिखा, उसमें साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने के बाद केरल में उनके गठबंधन और उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, जो कम से कम केरल की 20 सीटों पर तो अच्छा खासा असर कर सकता है। ये देखिए जरा रंगीनियत, चुनाव के रंग बिरंगे जो झलके हैं वो देखने को मिल रही हैं। किसी भी इलाके में चले जाइए आप, लोकतंत्र के जश्न में इस तरह की जो तस्वीर है वो दिखती है। और यहाँ पे इस गाड़ी में आपको राहुल और प्रियंका दोनों नजर आ जाएंगे। ये गाड़ी में तमाम कांग्रेस के भी नेता हैं, शशि थरूर है, मुल्लापल्ली रामचंद्रन है, वेणुगोपाल है, तमाम नेता यहाँ पे। पूरी तैयारी है? पूरी तैयार है, रेडी है, बिल्कुल रेडी है। तो ये गाड़ी खासतौर से आपने बनवाई है? प्रियंका की भी है, राहुल की भी है? राहुल जी के लिए बनाया अभी। हाँ जी। तो जीत होगी राहुल गांधी की यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल 3 लाख से ऊपर होएगा। मार्जिन ज्यादा होगा अमेठी में कि यहाँ पे? यहाँ पे ज्यादा होएगा, क्योंकि अमेठी में भी नारा लग रहा है 5 लाख पार। और वायनाड का रिश्ता कांग्रेस से पुराना रहा है।
आप अगर बात करें तो वायनाड में कांग्रेस 2 बार जीत चुकी है और आप तीसरी बार राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो लगातार आप देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी को क्या संदेश देना चाहेंगे? राहुल गांधी इधर से 3 लाख के ऊपर 5 लाख तक वोट में मार्जिन में जीतेगा और केरला का राहुल गांधी लाजिम तो प्रधानमंत्री होगा, केरला को लाजिम देखना है उसको। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। सियासी दलों के बीच छोटे दलों पर डोरे डालने का खेल अभी भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। छोटे दलों को अपने से जोड़ने, नेताओं को तोड़ने के इस खेल में आज बीजेपी ने एक बड़ी बाजी मारी। गोरखपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले प्रवीण निषाद आज बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, निषाद पार्टी भी अब यूपी में एनडीए का हिस्सा हो गई है। गोरखपुर लोकसभा सीट से प्रवीण निषाद एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवीण निषाद के पिता और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद को भी 1 सीट से टिकट दे सकती है। निषाद पार्टी का एनडीए में शामिल होना बीजेपी के लिए जितना फायदे का सौदा माना जा रहा है, उससे ज्यादा एसपी बीएसपी गठबंधन के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है, जिसका अंदाजा यूपी की सियासत में छोटा सा दल होने के बावजूद निषाद पार्टी के बड़े असर से लगाया जा सकता है। साल 2016 में बनी निषाद पार्टी का पूरा नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल है। निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में मल्लाह, केवट और निषाद जातियों में असर रखती है, जिनका यूपी में आबादी करीब 12% है। यूपी में कम से कम 16 लोकसभा सीटों पर निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पूर्वांचल में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर और वाराणसी में निषाद समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है। गोरखपुर में कुल 19.5 लाख वोटर्स में से 3.5 लाख वोटर निषाद समुदाय के हैं। इसका असर गोरखपुर सीट के उपचुनाव में तब देखने को मिला जब प्रवीण निषाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर बीजेपी उम्मीदवार को 26,000 वोटों से हराया था, बड़ा उलटफेर कर दिया था। लेकिन अब प्रवीण निषाद बीजेपी के और निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा हो गई है, जिसे यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन का तोड़ करने में जुटी बीजेपी स्वाभाविक गठबंधन बता रही है। जो पीड़ित समाज है, जो वंचित है, जिसकी किसी ने चिंता नहीं की, उसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इस विश्वास को देखते हुए अलायंस पार्टनर के रूप में संजय जी ने निषाद पार्टी का हमारे साथ, जिसे हम गठबंधन कहें, स्वाभाविक अलायंस कहें, उसमें अपने आप को जोड़ा है। प्रवीण निषाद जी जो सांसद हैं गोरखपुर से, उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की है। उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में और पश्चिम और मध्य क्षेत्र में कई क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनना है। जो ये स्वाभाविक है नेचुरल अलायंस का कि रामराज और निषाद राज दोनों हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इस उम्मीद के साथ जो इस देश में शोषित और वंचित पीड़ित लोग हैं, जिन्हें आज़ादी के 70 साल बाद कुछ नहीं मिला, मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा और अलायंस को मजबूत करके इस पुनः हम लोग चाहते हैं कि देश की पुनः सत्ता प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको पुनः गद्दी पर हम लोग बैठाएंगे। अब पुनः सबका साथ सबका विकास करने के लिए जो एजेंडा बना है, उसमें हम सभी लोगों के सम्मान की इच्छा रखते हैं। निषाद पार्टी को एनडीए में शामिल करके और प्रवीण निषाद को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाकर बीजेपी ने अपनी उस हार का बदला लिया जो उसे अपने गढ़ गोरखपुर में झेलनी पड़ी थी। लेकिन सवाल तो यह भी है कि जिस समाजवादी पार्टी के सहारे प्रवीण निषाद गोरखपुर में उपचुनाव लड़ पाए और बीजेपी के उम्मीदवार को हरा पाए, उस समाजवादी पार्टी से निषाद पार्टी ने नाता क्यों तोड़ा? अपना प्रत्याशी घोषित करती है। पिछले साल मार्च में सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। लेकिन सियासत में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता। प्रवीण निषाद का आज बीजेपी में शामिल हो जाना भी, जो अब गोरखपुर से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब की बार उस बीजेपी के टिकट पर और सपा बसपा गठबंधन के खिलाफ। देखिए, ये चुनावी राजनीति में है और चुनावी राजनीति में रहते हैं तो चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने से पहले निषाद पार्टी ने यूपी में सपा में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन फिर अचानक निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद ने अपनी पार्टी की अनदेखी का आरोप लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी ने अब की बार अखिलेश यादव से 2 सीटें मांगी थी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अपने लिए भी एक सीट चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ गोरखपुर की सीट देने के लिए तैयार थे। जिसके बाद गोरखपुर सीट से सपा ने प्रवीण निषाद का टिकट काटकर रामभुआल निषाद को अपना उम्मीदवार बना दिया। इसके 1 घंटे के भीतर संजय निषाद ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद दावा किया कि गठबंधन ने उन्हें ठग लिया। गठबंधन नहीं बल्कि हमारे लिए वो ठगबंधन था, क्योंकि नाम लेने से जिस तरीके गठबंधन के जो धर्म होता है वो निभाया नहीं उन्होंने। आरएलडी या केवल समाजवादी और बसपा का गठबंधन है, बाकी सारे लोग वहाँ यूज हो रहे थे। जो वादा किया था वो नहीं किया, प्रत्याशी जो भी सीटें खाली करने के लिए कहा था नहीं किया, और अपने सिंबल पर लड़ाना चाहते थे। हम निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ाना चाहते थे। ये सारी बातें थी। सिटिंग एमपी थे और उसके डिक्लेरेशन में है वो उसमें लेट कर रहे थे। दूसरा, मैं चाहता था कि जिस तरीके से गठबंधन होता है सपा बसपा का है, तो सब जगह जहाँ पोस्टर बैनर जहाँ भी जाना चाहिए, एक आदमी नाम ले रहा है, एक आदमी नाम नहीं ले रहा, मायावती के दबाव में वो जरूर फैसले ले। तो जो उन्होंने बात किया था उस दिन जो प्रेस हुई थी उसमें उन्होंने पहले तय हुई थी वो प्रेस में नहीं बोला, तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता, हमारी कोर कमेटी बहुत नाराज थी। उसने निर्णय लिया अलग होने का। बस जो जानकारी है वो ये बताती है कि वहाँ के निषाद समाज के लोग मठ अपना मानते थे। निषाद समाज के लोगों का ये कहना है कि ये मठ है वो निषाद समाज का है, और आज वही लोग अगर उनके साथ चलेंगे तो मठ से क्या प्रसाद मिल गया, ये बड़ा सवाल है। अभी जानकारी नहीं मिली है कि क्या प्रसाद मिला है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ये पता कर लें। और जो महामिलावट की बात कहते थे, आखिरकार वो अपने दल में क्यों दल शामिल कर रहे हैं? अपने सियासी नफा नुकसान को तोलते हुए निषाद पार्टी ने पाला बदल दिया और गोरखपुर में बीजेपी को मात देने वाले प्रवीण निषाद बीजेपी के अपने हो गए। जाहिर है मुफ्त में तो। कश्मीर में चुनाव से पहले महबूबा मुफ्ती की जुबान से देश विरोधी जहर की सप्लाई कम होने की बजाय तेज होती जा रही है। आज चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने धमकी दी कि अगर धारा 370 खत्म की गई तो कश्मीर में इजराइल फिलिस्तीन जैसे हालात हो जाएंगे। 2020 में हम 370 को खत्म करेंगे। अमित शाह साहब, महबूबा मुफ्ती आपसे कह रही है, जिस दिन आप 370 को खत्म करोगे, आप जम्मू कश्मीर में नाजायज कब्जा करने वाली ताकत बनोगे। यू विल बी एन ऑक्यूपेशनल फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आपका कोई हक नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर पे। आप जैसे काबिज होते हैं कोई, जिस तरह फलस्तीन पे इस्राइल का कब्जा है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का कब्जा होगा अगर आपने 370 को खत्म किया। इस बात को लिख लीजिए। और ये जो आप ख्वाबे गफलत में हैं, ये जो आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, इनको देखना छोड़ दीजिए। 2020 में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से नवाजेगा। यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने खुद ट्वीट करके इसका ऐलान किया। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।